घर की मुर्गी। मूंगफली का लिफाफा अख्तर ने पकड़ रखा था। नदीम ने हाथ बढ़ाकर 2-4 मूंगफलियां निकाली, उन्हें फैलाया और दानों को हथेली में मसलकर निहायत इत्मीनान से फूंक मारी। बेशतर छल के ओढ़कर सामने की सीट पर बैठी हुई लड़की की साड़ी पर जा गिरे। लड़की ने घूमकर नदीम की तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है? वो खश्मगीन निगाहों से घूरते हुए बोली। बदतमीजी नहीं मोहतरमा, मूंगफली। नोश फरमाइए। नदीम ने अख्तर के हाथ से लिफाफा लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शट अप, लड़की ने कहा और मुंह फेर लिया। पता नहीं सिनेमा हॉल में ये गंदगी फैलाने की इजाजत क्यों दे दी जाती है। लड़की अपनी सहेली से मुखातिब थी। अख्तर भैया, शट अप का मतलब क्या होता है? या नदीम ने पूछा। सलीस उर्दू में इसका मतलब है बकवास बंद करो, अख्तर ने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? अख्तर ने पूछा। मैं नहीं, ये सामने वाली माई पूछ रही थी, नदीम ने सादगी से बताया। मगर दुश्वारी ये है कि बकवास बंद करने के लिए मुंह बंद करना पड़ता है, और बंद मुंह से मूंगफली खाना तकरीबन नामुमकिन है। और मेरा ख्याल है तुम्हें सुनने में गलती हुई है। माई जी ने बिक अप कहा हो गया है, गोया बकवास जारी रखी जाए। नदीम जल्दी से बोला। कुछ लोग इस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक सर पर 2-4 सैंडल ना पड़ जाएं। साड़ी वाली लड़की अपनी सहेली से कह रही थी। तुम उनकी बातों पर तवज्जो ही क्यों देती हो? सहेली ने जवाब दिया। जितना तुम चलोगी वो इतना ही, और चुराएंगे गधे रींग रहे हैं तो रींगने दो तुम्हारी बिला से। उस वक्त हाल की रोशनियां गुल हो गई और स्क्रीन पर सलाड्स दिखलाई जाने लगे। साड़ी वाली लड़की ने बाल इस अंदाज से बना रखे थे कि सर बकदर 10-12 इंच ऊंचा हो गया था। पिक्चर शुरू हुई तो नदीम को सिर्फ निस्फ पर वो ही नजर आ रहा था। वो जरा सा दाहिनी तरफ झक गया। लड़की भी उधर हो गई। नदीम बाएं जानिब हुआ तो अजरा शरारत इत्तेफाकना लड़की भी इस तरफ आ गई और अपनी सहेली से कुछ बातें करने लगी। यार, तुमसे सीधा नहीं बैठा जाता, अख्तर ने कहा। क्या बार बार पहलू बदल रहे हो? पहलू नहीं बदल रहा हूं भैया, मुख्तलिफ जावियों से स्क्रीन तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पिक्चर शुरू हो गई? पिक्चर शुरू हो गई, अख्तर ने हैरत से दोहराया। जनाब, वहां एक रेल निकल चुकी है। ये आंखें बंद किए बैठे हो क्या? आंखें तो खुली हैं मगर निगाह को गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। दरमियान में के टोकी चोटी हाइल है। लाहौल विलाको कैसे को पैमा हो के एक मामूली चोटी सर नहीं कर सकते। ये ही करना पड़ेगा। नदीम ने एक गहरी सांस ली और आगे की तरफ झुककर साड़ी वाली लड़की के कान में बोला। मोहतरमा, आप ये गठरी से अतारिकर गोद में नहीं रख सकती। आपकी कसम मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। लड़की भुनाकर खड़ी हो गई। आप लोग शराफत से नहीं मानेंगे, उसने तेजी से कहा और चलने लगी। आसपास के लोग चौंक कर इस तरफ देखने लगे थे। कहाँ जा रही हो? सहेली ने पूछा। मैनेजर के पास, साड़ी वाली ने जवाब दिया। क्या मामला है? खातून करीबी नशिस्त से किसी ने पूछा। देखिए भाई साहब, ये गुंडे बहुत देर से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सहेली ने शिकायत की। क्यों जनाब? वो साहब अंधेरे में नदीम की तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए बोले। हाँ जनाब, नदीम ने गर्दन हिलाई। आपको शर्म नहीं आती? आती है तो फिर आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? इसलिए कि हमारे टिकटों पर यही सीट नंबर लिखा है, नदीम ने जवाब दिया। अख्तर ने तारीकी से फायदा उठाते हुए तमाम मूंगफली के छिलके समेट के दोनों लड़कियों की सीट के नीचे बखेर दिए और मूंगफलियों का लिफाफा भी बड़ी सफाई से सहेली की नशिस्त पर रख दिया। इसी वक्त वो लड़की मैनेजर को साथ लिए वापस आई। सिनेमा बड़ा मियारी और देखने वाले मुहज्जिब तालीम याफ्ता थे। चुनांचे ये गड़बड़ सिर्फ उन्हीं 2-4 सीटों तक मोहम्मदविद थी। अब लोग जरा बाहर आइए, मैनेजर ने झककर आहिस्ता से कहा। क्यों? नदीम ने पूछा। आप इन शरीफ ख्वातीन को परेशान कर रहे हैं। एक मिनट मैनेजर साहब, कौन किस को परेशान कर रहा है? ये बात अभी आपकी समझ में आ जाएगी, नदीम ने उठते हुए कहा। अब जरा यहाँ मेरी सीट पर। नदीम ने मैनेजर का हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया।
मोहतरमा अब भी अपनी जगह तशरीफ रखिए, नदीम ने साड़ी वाली से कहा। लड़की हिचकिचा। आप अपनी सीट पर बैठे, मैं उन लोगों से अभी निपटे लेता हूँ, मैनेजर ने कहा। लड़की अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। अब आपको जहमत ना हो तो मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त स्क्रीन पर क्या हो रहा है, नदीम ने मैनेजर से कहा। साड़ी वाली लड़की के बाल वाकई बहुत ऊंचे थे। मैनेजर ने निगाह उठाई तो तकरीबन पूरा स्क्रीन छुपा हुआ था। जरा इस तरफ हो जाइए, मैनेजर ने बेसाख्ता लड़की से कहा। बस जनाब, यही दरख्वास्त मैंने मोहतरमा से की थी, नदीम ने सादगी से बताया। आसपास के लोग हंसने लगे। मैनेजर भी मुस्कुराता हुआ उठा। आप दोनों पिछली सीट पर आ जाएं, इसने लड़कियों से कहा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मैनेजर साहब साड़ी वाली इस शिकस्त पर तिलमिलाकर बोले। ये हमारे ऊपर मूंगफली के छिलके भी फेंक रहे थे। मैनेजर ने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी लड़कियों की सीट पर डाली। उसे मूंगफलियों का लिफाफा नजर आ गया और नीचे गिरे हुए छिलके भी। ये क्या है? इसने लिफाफा उठा लिया। देखा आपने? मैनेजर साहब अख्तर जल्दी से बोला। मूंगफलियां उनकी सहेली खा रही थी। शरारत इसने की होगी और नाम हमारा लिया जा रहा है। ये आजकल की लड़कियां इसी तरह तो शरीफ नौजवानों के गिले पड़ जाती हैं। आप लोग पिछली सीटों पर आकर बैठ जाएं, मैनेजर ने खुश्क लहजा में कहा और नदीम की तरफ देखकर बोली, मुआफ कीजिएगा, मैंने आपको बिलावजा परेशान किया। और ये कहकर वो वापस चला गया। दोनों लड़कियां खामोशी से पीछे आकर बैठ गई। अख्तर और नदीम आगे चले गए। इत्तेफाक से वो इस क्लास की सबसे पिछली कतार थी, वरना फिर इसके बाद वाले लोगों को शिकायत पैदा हो जाती। देख लीजिए जनाब, नदीम ने उन साहिब से कहा जिन्होंने पहले बाज पर्स की थी, अब ये लड़कियां हमारे पीछे पड़ी हुई हैं या नहीं। नदीम ने आहिस्ता से मेन गेट खोला और दबे पांव बरामदे की सीढ़ियों की तरफ चला। पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि पीछे से गुर्राहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो मोती खड़ा दम हिला रहा था। शश नदीम होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, क्या आज फिर डांट पड़वाने का इरादा है? चल भाग है। अफमोती ने आहिस्ता से आवाज निकाली। कमाल है, यानी अब घर के कुत्ते भी बास पर्स करने लगे हैं। नदीम बड़ी बुड़बुड़ाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। बरामदे में दोनों तरफ के कमरे तारीक नजर आ रहे थे। जज साहिब के कमरे से गुजरकर नदीम ने इत्मीनान की सांस ली। यकाएक कमरे का दरवाजा खुला और जज साहिब स्लीपिंग गाउन पहने बरामद हुए। उनके सीधे हाथ में एक पुतली सी छड़ी दबी हुई थी। नदीम ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। हैंडल तो घूम गया, मगर दरवाजा नहीं खुला। साफ जाहिर था कि अंदर से चटखनी लगा दी गई है। नदीम ने बराबर की खिड़की आजमाई, मगर दरवाजा अंदर से बंद होने का मतलब था। जज साहिब और उन्होंने भला खिड़की क्यों खिली छोड़ी होगी? नदीम ने सोचने के अंदाज में सिर के जा हुआ। अब सिर्फ एक ही रास्ता स्टडी रूम से निकलना, गोया शेर की कछाड़ से गुजरना था कि इसके बराबर ही जज साहिब का कमरा था। मगर और चारा भी किया था। सारी रात बरामदे में तो नहीं गुजारी जा सकती थी। नदीम वापस पलटा। जज साहिब जल्दी से एक सुतून की आड़ में हो गए। नदीम स्टडी रूम की तरफ चला तो जज साहिब इससे एक कदम पीछे थे। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और जज साहिब इसका कान पकड़ने के लिए आगे बढ़े। कमरे के बाहर लगा हुआ बिजली का स्विच तकरीबन गुमान की ऊंचाई पर था। नदीम कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हो गया और जज साहिब हाथ में आए हुए बिजली के स्विच को झूरते रह गए। दांत पीसते हुए वो आगे बढ़े तो नदीम स्टडी रूम के दूसरे दरवाजे का पर्दा उठाए कुंडी खोल रहा था। करीब पहुंच के जज साहिब ने छड़ी लहराई। कुंडी खिल चुकी थी। नदीम पर्दा छोड़कर दूसरी तरफ गया तो जज साहिब की छड़ी पर्दे से उलझी हुई थी। नदीम ने मां को मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ते देखा। इसके कदम रुक गए। उन्होंने सलाम फेरा और वो उनके पास जाकर बैठ गया। जरा मुझ पर फूंक दीजिए उम्मी, वो बोला। क्यों खैरियत? वो फूंकते हुए मुस्कुराए। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और मैं साफ तौर से फिजा में किसी खतरे की बो महसूस कर रहा हूं। नदीम बड़े सहमे हुए लहजा में बोल रहा था। आपको क्या बताऊं उम्मी, अभी अभी जब मैं आपके पास आ रहा था